अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड सीरीज। और इस सीरीज में जो जबरदस्त आगाज लिया है पाकिस्तान ने, हमारे सुपरस्टार्स वापस आए टीम में और उनकी प्रेजेंस कल मैच में सबको दिखी है। पाकिस्तान ने 88 रन से इस पहले T20 इंटरनेशनल की है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और हमें ज्वाइन किया स्काइप के थ्रू फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। सबसे बात होगी। सबसे पहले शाहिद साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे सुपरस्टार्स आए और उनकी प्रेजेंस कल इस गेम में नजर आई। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू द सीरीज। बाबर के लिए कल एक वैसे ही बड़ा मौका था, और साथ साथ अब बाबर T20 में एक कामयाबी दूर रह गए हैं मॉर्गन और असगर के करीब आने के, और फिर 2 मैचेस की दूरी है सबसे कामयाब कप्तान बनने पे। तो इतनी डिबेट होती है बाबर के हवाले से, और कामयाबियां उनको मिलती जा रही हैं। कल के मैच पर क्या कहेंगे? अच्छी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी और रन्स भी पाकिस्तान ने अच्छे बना लिए थे। जब फखर आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कोर कम हो जाएगा। वो आउट हुए, उससे पहले साइम रन आउट हुए, तो लेकिन फहीम अशरफ और इमाद ने अच्छी बारियां ली। 22 शायद फहीम अशरफ ने बनाए, 16-17 इमाद ने बनाए, तो उससे थोड़ा सा स्कोर पाकिस्तान को मिल गया। आखिरी 5 ओवर में जो 47 रन बने वो पाकिस्तान को बड़ी तकवीत दे गए, और अबव पार पाकिस्तान ने स्कोर कर दिया। इस ग्राउंड पर 160-165 का जो स्टैंडर्ड स्कोर है वो होता है टोटल। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और अपने पेस पे नजर आए। हारिस रऊफ रेस्ट उनको लगता है अच्छा रहा। उनकी यही खासियत है और उनसे हमें यही चाहिए कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। उन्होंने 4 विकेट आउट करके, 4 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान को ये फतह दिलवाई। तो अच्छा आगाज है। बाबर के ऊपर से थोड़ा यकीनन प्रेशर जो उनकी कप्तानी को लेके बहस छिड़ी थी वो दबाव कम होगा। ठीक है, अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ हैं। रऊफ, मुझे बताइएगा कल की इस क्लिनिकल परफॉर्मेंस पे शानदार कामयाबी पाकिस्तान के लिए। जाहिर है हम अफगानिस्तान से एक सीरीज हारने के बाद ये सीरीज खेल रहे थे, तो जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव आप इसको कह सकते हैं कि जीत पाकिस्तान की विक्ट्री थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और यही चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड के 6 या 7 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मिसिंग हैं, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो पाकिस्तानी कंडीशंस हैं इसमें अगर आप न्यूजीलैंड की A टीम भी भेजें तो वो भी मुश्किलात का शिकार रही है। तो अब जो इनकी जो B टीम आई है तो वो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा कोई इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और एक और चीज यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं कि जिस टीम के खिलाफ, अफगान टीम के खिलाफ पाकिस्तान शारजा में खेला है, वो मेरा ख्याल है कि निस्बतन इस न्यूजीलैंड की इस टीम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी, क्योंकि जो एशियन कंडीशंस है वहां पर आपको टॉप क्लास स्पिनर्स चाहिए होते हैं मैच जीतने के लिए। और जो राशिद खान, मुजीब और नबी थे वो आउटस्टैंडिंग किस्म के वो स्पिनर्स थे अफगान टीम के पास। जो ये न्यूजीलैंड की टीम है इसमें कोई आउट क्लास आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है कि जो पाकिस्तान के बैट्समैन को मुश्किलात का शिकार कर सकता है और कोई हर्डल डाल सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये टीम है ये अफगानिस्तान की टीम से बहुत ज्यादा वीक टीम है, और मेरा ख्याल है कि इसके जो रिजल्ट आगे आएंगे वो भी ज्यादातर पाकिस्तान की फेवर में ही जाएंगे। ठीक है, तो उस टीम का भी शाहिद साहब ये वाली बात भी कर लें कि उस टीम के खिलाफ भी हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, हमारे मेन प्लेयर्स मिसिंग थे, तो ऑब्वियसली वो मुकाबला वैसा नहीं देखा जा सकता। यहाँ ये कहना बिल्कुल ठीक है कि फिनालन नहीं है, कॉनवे नहीं है, विलियमसन नहीं है, बॉल्ट नहीं है, सेंटनर नहीं है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, फर्गसन नहीं है, तो मिसिंग तो बहुत ज्यादा है इनके स्क्वाड में। क्या कहेंगे? रऊफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि कंडीशन फर्क होता है। अगर आप इसी न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड में खिलाते हैं पाकिस्तान की A टीम के खिलाफ तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, बल्कि हमें एक आध मैच में हरा भी देती है। यहाँ पे स्लो पेस पिचें हैं, बॉल इतना बल्ले पे आता नहीं, और उनको आदत है बाउंसी और तेज पिचों पे खेलने की। उनके बल्ले घूम रहे थे और वो टाइमिंग उनकी सेट नहीं हो पा रही थी। 2-3 प्लेयर उनके बोल्ड हो गए। मिचेल से बड़ी उम्मीदें थी मुझे, उन्होंने आगाज बड़ा अच्छा किया था चौके छक्के लगाकर, लेकिन वो जल्दी कर गए, और जो उन्होंने शॉट खेला उससे ही लग रहा था कि वो टाइमिंग उनकी प्रॉपर नहीं आ पाई। अभी वो श्रीलंका से 2-1 जीत के आए T20 सीरीज, उसमें भी उनके बड़े मेन प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे। और इसी तरह अफगानिस्तान से जो हम सीरीज हारे हैं वो अफगानिस्तान की शारजा उनकी कंडीशन है, उनकी बड़ी टॉप क्लास कंडीशंस है। तो कंडीशंस का फर्क था, मेन चीज कंडीशंस ही है, और न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं टैलेंटेड लेकिन अपनी कंडीशन। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, आपने कंडीशन की बात की तो कीवी कप्तान टॉम लेथन आपकी बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं कंडीशन से हम आहंग होने में वक्त लगेगा, अगले मैच में हम ऑब्वियसली इससे खेल का मुजाहरा करेंगे। जी हाँ रऊफ, ये बात खुद टॉम लेथन भी इससे एग्री कर रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं उसमें एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, और प्रिपरेशन इतनी
कोई अच्छी नहीं हुई यहाँ आने से पहले, और उन्होंने साथ में कहा कि हम एक टॉप क्लास टीम है, तो एक्सक्यूज कोई नहीं होता, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, एक जो इंटरनेशनल साइड है उसके एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब जो टॉप टीम्स हैं, जिस तरह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अगर वो एशियन कंडीशन में जाते हैं किसी टूर के लिए, तो उससे पहले वो उन्हीं कंडीशन से मुताबिक इख्तियार करते हैं और उसके मुताबिक ही अपनी वो प्रैक्टिस करते हैं। मगर जो इन्होंने बात की है वो भी बिल्कुल ठीक है कि कंडीशन का डेफिनेट बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है जब पाकिस्तान में जो विंटर से हार्ड की जानब जा रहा है वेदर, और जो पिचेस हैं वो भी ड्राई भी हो रही हैं और रफ भी हो रही हैं। तो उसमें जो हमारे स्पेशली जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे तो जो नॉर्दर्न से आते थे प्लेयर, या वो इस मौसम में, लाहौर के मौसम में उनके लिए एडजस्ट करना या कराची में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो एक टीम न्यूजीलैंड से आई है, उसका यहाँ पर आकर एडजस्ट करना वाकई डिफिकल्ट होगा, मगर एक इंटरनेशनल टीम के लिए डेफिनेट पहले ही उनको लाया अमल तैयार करना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप इस तरह की बायलैटरल सीरीज होती हैं और जो हमारे जैसे जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैं जिनको रेवेन्यू जनरेशन का प्रॉब्लम है, जिनकी इकोनॉमी डिजास्टर का शिकार है, तो उनके खिलाफ ऐसी टीमों को फुल स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए, फिर ही कोई कंपटीशन देखने को मिलेगा और रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा हमारे क्रिकेट बोर्ड का। तो मेरा ख्याल है कि इसका आईसीसी को भी देखना चाहिए कि अगर ये फुल स्ट्रेंथ से टीमें या नहीं टूर करती ऐसे कंट्रीज का, तो फिर इस टूर को अरेंज करने का या इसको करवाने का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम हमेशा बात करते हैं। टीम यहाँ आ रही है तो वो फुल स्ट्रेंथ नहीं है। हम आपका तो एक बड़े वोकल रहे हैं इस पे कि हमारी ए टीम जा रही है तो जा रही है जिम्बाब्वे, मतलब वहां से हम क्या हासिल कर रहे हैं। यहाँ टीमें आ रही हैं तो वो फुल स्ट्रेंथ नहीं आ रही हैं, तो ये मुकाबला फिर बराबरी का कैसे होगा? अब ऑब्वियसली ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि वो आईपीएल चल रहा है तो सारे मेन प्लेयर्स वहीं खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये बहुत ज्यादा होगा नजीब इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसलिए कि अभी साल का ये चौथा महीना चल रहा है और ऑलरेडी 4 लीग्स हो चुकी हैं। सबसे बड़ी लीग अब इस वक्त चल रही है। 28 मई तक तो पूरी दुनिया कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती, और जो जाहिर है लोअर लेवल के जो नीचे वाले मुल्क हैं 4 और 5 और 3, ये अब क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्हीं को क्रिकेट, जाहिर है पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में जा नहीं सकते, वहां पे पाबंदी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, और न्यूजीलैंड ने ये सीरीज पहले से तय की हुई थी, इसलिए उन्हें अपनी टीम भेजना पड़ी, वरना तो ऑलमोस्ट ये अनऑफिशियली है कि वो जो 2 महीने की विंडो है जिसमें आईपीएल होती है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बेबस हैं, जब इंडिया के आगे तो दूसरे मुल्क कुछ भी नहीं कर सकते। और अब ये ज्यादा से ज्यादा होगा कि बहुत से जो टीमें हैं उनके टॉप प्लेयर अपने मुल्क का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, फिर उसके बाद वो जब लीग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब जून जुलाई में सुन रहे हैं कि यूएसए में लीग हो रही है, वो भी बड़ी लीग है, उसमें ऑलरेडी 4 टीमें इंडिया ने खरीद ली हैं। तो इंडिया हर तरफ अपने पैसे से टीमें खरीद रहा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट की बिल्कुल मैं समझता हूं एक हिसाब से बेड़ा गर्क हो गया। आईसीसी को देखना पड़ेगा कि बायलैटरल सीरीज को किस तरह इंपॉर्टेंस दी जाए। रऊफ, यही पॉइंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि हम कहते तो हैं कि आईसीसी को देखना पड़ेगा, और हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना पड़ेगा, बट बिकॉज ये बीसीसीआई, आईपीएल, इतना बोर्ड इनका इतना स्ट्रांग है, आईपीएल इतनी स्ट्रांग है, और साथ साथ अब और जैसे शाहिद साहब ने कहा और लीग्स आ रही हैं जिनमें और पैसा होगा, और पैसे की इन्वॉल्वमेंट से, कमर्शियलिज्म इतना ज्यादा आने से फिर ये चीज जो है वो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती है कि आपकी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो खेलने आए जब प्लेयर्स वहां बिजी होंगे। जी बिल्कुल, देखें शायद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, और आईसीसी का ये डज नॉट मीन दैट कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है। उसके लिए जितने भी एफिलिएटेड कंट्रीज हैं, जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको एक इक्वली स्टेटस से रखना चाहिए। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर आईसीसी से बहुत बड़ी फंडिंग उनको हो रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरीके से चल रहा है। मगर जो कमजोर क्रिकेट बोर्ड है, जिनकी जो ओवरऑल जो इकोनॉमी डिजास्टर का शिकार है, वो किधर स्टैंड कर रहे हैं, उनके लिए ना तो आईसीसी ने कोई लाया अमल तय किया और ना ही क्रिकेट बोर्ड ने आपस में कोई इस तरह का कोई यूनानिमसली डिसीजन लिया है कि हम जो बायलैटरल सीरीज है इनके मामला को किस तरह तय करेंगे। क्योंकि जब एक तो हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा, दूसरा आईसीसी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, दूसरा आईसीसी के जितने भी मुफादात हैं सारे के सारे इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के साथ वाबस्ता हैं, और फिर इनका जो अपना जो एक यूनानिमसली कोई इनसे डिसीजन हो नहीं रहा, कोई आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है इन कंट्रीज का, तो इनको एक लाया अमल बनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा कि जब आप हमारे यहाँ बायलैटरल या इस तरह के इंटरनेशनल टूर्स होते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें मीडिया राइट्स वगैरह मिलती हैं और बड़े पैसे हमारे आते हैं, तो उसमें तो कम से कम इन प्लेयर्स को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए। और जो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट कंट्रीज के, उनमें एक चीज आईसीसी को स्पेसिफिकली मेंशन करवानी चाहिए कि जब आपकी नेशनल ड्यूटी होगी तो आप इन लीग में हिस्सा नहीं ले सकते, जिस तरह फुटबॉल में आप सोनर या लेटर ये चीज इनको करनी पड़ेगी जिस तरह फुटबॉल में हुआ है।
इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। रमीज राजा ने बड़ी अच्छी तजवीज पेश की थी कि ट्राई सीरीज होनी चाहिए। उन्होंने एक ट्राई सीरीज के लिए कहा था कि इंडिया भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो आईसीसी के लेवल पे आपको थोड़ी सी लॉबिंग करनी पड़ेगी। आपकी पीएसएल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हम अपने घर को दुरुस्त करेंगे। हमें दूसरों से बिल्कुल कोई गर्ज नहीं कि वो $बिलियन कमा रहे हैं या $ट्रिलियन कमा रहे हैं। हम मिलियन वाले हैं, हम मिलियन ही कमाएं। हम अपनी पीएसएल अच्छी करें, हम अपने पीएसएल के चैंपियंस को ऑस्ट्रेलिया ले जाएं 2-4 मैच खिलाने के लिए, इंग्लैंड ले जाएं। हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आने पड़ेंगे और हमें अपने घर को देखना पड़ेगा। जब हम अपनी पीएसएल को मजबूत कर लेंगे, हमारी पीएसएल हमारी टीम जाके इंडिया को आएगी, तो फिर हम ये कह सकेंगे यार $बिलियन की लीग क्या किस मायने की है। लेकिन हम तो अपनी क्रिकेट को उस्तवार कर रहे हैं। वो सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, और वो तो हो रहा है। हमने देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी हराया, फिर हम एशिया कप में भी हराया, अभी भी हरा रहे हैं। अब तो कंटिन्यूस चलने लगा है, T20 वर्ल्ड कप में हराया, अब तो कंटिन्यूस ये चलने लगा है। बट इससे अफेक्ट नहीं पड़ रहा उन चीजों का जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारा अपना घर दुरुस्त रहे, हमारा अपना घर मजबूत रहे, हम कंट्रोवर्सी से दूर रहे, हमारे पीएसएल बिल्कुल साफ शफाफ हो। इस दफा सेठी साहब ने कहा है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हमें आईसीसी के भी पैसों की इतनी जरूरत नहीं। हम अपनी पीएसएल को अच्छा रखें, हमारी अच्छी क्रिकेट रहे और हम इंडिया को हराते रहें, तो हमें इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं है। हमारा सर ऊंचा। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। अगर आप ऑब्वियसली हम इतना ज्यादा तो फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आप आईपीएल देखते हैं, उनके स्टेडियम्स देखते हैं आप, जो रिसेंटली उनका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिस तरह से बनाया है, इतना खूबसूरत और इतना लगता है कि वो पैसा कमा रहे हैं, तो क्रिकेट पे ही लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारी पीएसएल कामयाब हो रही है और पिंडी में अभी भी वो कुर्सियों के ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, साइड स्क्रीन पे कपड़ा लगा हुआ होता है, नेट जो होता है वो इतना खराब है। मतलब वो पैसे लग कहाँ रहे हैं? अगर वो उस पर नहीं आ रहे, रऊफ आपसे शुरू करूंगा, अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो वो क्रिकेट की इक्विपमेंट पे, चीजों पे, नेट्स देख के, मुझे जो इंटरनेशनल टीमें जहां नेट्स कर रही हैं वो हालत देख के हैरत होती है। देखिए, इसमें जो बेसिक चीज ये है कि जो हमारा जो बार बार की चेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और उखाड़ पिछाड़ है और सेटलमेंट नहीं है, उसकी वजह से हमारे जो हालात हैं वो डिजास्टर का शिकार है। हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड और एक लंबे अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है वो भी लॉन्ग टर्म पे बेस करनी चाहिए और एस्टेब्लिश पॉलिसीज होनी चाहिए। अब जो बार बार का उखाड़ पिछाड़ होता है और जो म्यूजिकल चेयर कह रही है, उसकी वजह से हम पॉलिसी बना नहीं सकते। और जो कोई नया बंदा आता है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपने मफादात में बनाता है, जिसकी वजह से जितना आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, जो आपका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, जो आपका नीचे प्लेयर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, स्टेडियम डेवलपमेंट का और जो ग्रास रूट कल्चर की डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। पिछले 4-5 साल 6 साल में आपका टोटल जो सिटी सिस्टम था वो डिजास्टर का शिकार है। ना आपकी कोई क्लब क्रिकेट हुई है, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हुई है, ना कोई स्टेडियम डेवलप हुआ है, ना कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई नया स्टेडियम बना है। तो ये चीजें बहुत हमें आगे चलकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपना, जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि अपने घर को सीधा नहीं करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, वेल बिल्ड नहीं करेंगे, तो आप इंटरनेशनल लॉबिंग कर ही नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेसिक चीज है वो यही है कि हमें अपने घर को देखने की जरूरत है। शाहिद साहब, यही सवाल आपसे, क्योंकि आप ऑल अराउंड द ग्लोब जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है आप ट्रैवल करते हैं, आप मैचेस कवर करते हैं, जब पाकिस्तान में ऐसे स्टेडियम और ऐसी फैसिलिटीज देखते हैं तो आपके दिल में ये सवाल नहीं आता कि अगर हम पैसे बना रहे हैं तो वो लगा कहाँ रहे हैं? हमारे वही बोर्ड का प्रॉब्लम है कि हम एडहॉकिज्म पे काम करते हैं। अभी कोई है, थोड़े दिन बाद दूसरा कोई आ जाएगा, फिर इंतखाबात होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर दूसरा कोई बंदा आ जाएगा। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। हमें कम से कम 3 से 4 ग्राउंड और तैयार करने पड़ेंगे। पेशावर का स्टेडियम कब से सुन रहे हैं, बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। जब हम वहां जाते थे तो पता चलता था कि जी प्रेस बॉक्स ही नहीं है, प्रेस बॉक्स ओपन फील्ड में होता था। तो अब अगर पेशावर का स्टेडियम बन जाए, कोयटा में एक अच्छा स्टेडियम बन जाए, फिर पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है उनसे मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोऑर्डिनेट करे कि भाई अपने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा डालो और एक हम अच्छा बड़ा स्टेडियम इस्लामाबाद में बनवाते हैं, और कोई स्टेडियम किसी और शहर में बने, आजाद कश्मीर का स्टेडियम अच्छा हो। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, जब भी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। बिल्कुल सही है, इस पर हम बात कर रहे हैं और साथ साथ आज के जो उसकी परफॉर्मेंस है और आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Glad to have you back once again to a special transmission। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के हवाले से बात हो रही है। शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट ने। शोएब, पाकिस्तान का सीरीज का शानदार आगाज, तारीफ तो बनती है, क्या कहेंगे?
लेकिन अजीब तारीफ पाकिस्तान की बनती है, जिस तरीके से 180 प्लस का आपने टारगेट सेट किया, और जितनी तारीफ की जाए कम जो है, और उसमें खास तौर पे अगर साइम अयूब की तारीफ ना की जाए तो यकीनन ये ज्यादती होगी। आपका रवायती ओपनिंग पेयर जो था, मैं बात कर रहा हूं बाबर और रिजवान की, वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके, जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं, तो कोई मसला नहीं है, आगे पांच मैचेस की सीरीज है, आगे कर लेंगे रन। उसके बाद फखर जमान और साइम अयूब के दोनों की जो पार्टनरशिप है, दोनों ने जिस तरीके से रन स्कोरबोर्ड पे तेजी से लगाए, उसकी वजह से यकीनी हो गया। फिर नीचे आप आए, नीचे भी लड़कों ने आके थोड़ी वैल्यू जो है वो ऐड करते रहे, लेकिन साइम अयूब की तारीफ करना बनती है। जिस तरीके से दलेरी से वो क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है कि उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। लेकिन एक सवाल जो है वो यकीनी तौर पे मैं जो है बहुत सारे लोगों के जहन में भी होगा, और मैं इस पे बात भी करना चाहूंगा, वो ये है कि फखर और साइम जिन्होंने रन किए हैं, क्या ये आपके मिडिल ऑर्डर के या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं? नहीं, वो रेगुलर ओपनर हैं। ये आपको देखना होगा कि पाकिस्तान ने अपना कंपोजिशन जो बनाना है, जो भी पीछे इतना तूफान मचा हुआ था, यही तो तूफान मचा हुआ था कि आपके जो ओपनर्स हैं वो रेगुलर ओपनर नहीं है, जिस वजह से वो दायरे का उस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते जिस तरीके से रेगुलर ओपनर उठा सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर यही साइम और यही फखर जो है वो ओपन कर रहे होते तो फिर किस तरीके से रन तेजी से बटोर रहे होते। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि ये टीम, जिसमें न्यूजीलैंड की आधी से ज्यादा टीम ना तजर्बेकार है, आपके पास भी 2-3 खिलाड़ी ना तजर्बेकार हैं, लेकिन उनकी तो आधी से ज्यादा टीम ना तजर्बेकार है, तो उसके खिलाफ कम से कम आपको उस कंपोजिशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, शोएब की बातों में 2 पॉइंट है, एक तो साइम की तारीफ की है और फिर ओपनिंग वाली जो डिबेट है उस पर वो दोबारा लेकर आए हैं। तो पहले जहां साइम की तारीफ कर रहे हैं, तो बाबर आजम ने भी साइम की बड़ी तारीफ की और कहा कि जब उनको मौका मिलता है वो अपनी सलाहियतों को मनवाते हैं। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी रऊफ, आपकी तरफ आता हूं। पहले मुझे ये बताइए कि साइम को आप कैसा देख रहे हैं? ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रेशन, और वो उसके अंदर वो शॉट्स भी हैं, वो क्लास भी नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ब्लेस्ड रहा है विद बॉलिंग ऑप्शंस। बैट्समैन आपके पास कोई इस तरह का बड़े अरसे में ही आता है, क्या कहेंगे? रऊफ, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई साउंड में टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको जब तक हम सॉल्व करते हैं, शाहिद साहब यही सवाल आपसे, क्या कहेंगे? टैलेंटेड प्लेयर है और उसको अब अपनी पूरी बारी लेनी होगी। कल जिस तरह उसने आगाज किया, 30 रन पे पाकिस्तान के दोनों टॉप क्लास प्लेयर जो हैं रिजवान और बाबर, दोनों आउट हो गए थे, तो वहां पे एक पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी था और एग्रेशन भी साथ साथ लेके चलनी थी। दोनों ने, फखर ने भी और साइम ने भी, दोनों ने एग्रेशन भी साथ लेके चले, और वो जो 79 रन्स की पार्टनरशिप थी बड़ी क्रूशल थी। साइम अनलकी रहा, बड़े क्लोज मार्जिन से वो रन आउट हुआ, बहुत तेजी से दूसरा रन लेने गए थे। रन तो यकीनन था, लेकिन पलटने में शायद थोड़ी सी देर कर दी साइम ने। तो बारी ले रहे हैं अपनी पूरी और एग्रेशन दिखा रहा है। आखिरी मैच जो अफगानिस्तान का था उसमें 49 किए थे, यहाँ 47 किए, तो ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि बाबर आजम अपने 100वें मैच में कुछ करते हो। कल 14 अप्रैल के दिन ही 2021 में उन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बनाई थी, तो वो दिन यादगार बन जाता। लेकिन जाहिर है उनका आपके साथ नहीं रहती, थोड़े से उनके शॉट्स लग नहीं रहे थे। मैंने 2-3 दफा देखा, एक बाउंसर पे वो थोड़ा सा परेशान भी हुए, फिर एक उन्होंने टैप किया, थर्ड मैन की तरफ करना चाह रहे थे, वो भी स्लिप की तरफ गई, तो उनके शॉट इतने अच्छे नहीं लगे। एक कवर ड्राइव, हालांकि उन्होंने अपना जो वर्ल्ड क्लास उनका कवर ड्राइव है, जो किताबों में निसाबों में भी शामिल है, वो एक जरूर दिखाया, उसकी झलक दिखाई थी। लेकिन बाबर को एक बड़ा स्कोर करना चाहिए था। आई थिंक इट्स अ बिग सीरीज, तो आगे मौका मिलेगा और बाबर जो है वो मौका कभी नहीं छोड़ते जब उनको रन्स बनाने का मौका मिलता है। बात हो रही है साइम की, तो फखर जमान ने भी, क्योंकि साथ साथ उनके खेल रहे थे फखर, और फखर ने भी बड़ी साइम की तारीफ की और बड़ा अप्रिशिएट। रहू, सवाल ये है कि साइम ने बड़ा जबरदस्त खेला, एक डिफरेंट स्किल सेट का प्लेयर नजर आता है, लेकिन बात यही है कि वो भी ओपनिंग बैट्समैन है, फखर भी ओपनिंग बैट्समैन है, और ये जो करंट ओपनिंग पेयर है इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, जबकि ये ऑल्दो ये भी परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन रेगुलर ओपनर्स नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरह आप बात कर रहे थे, साइम अयूब की एक वंडरफुल प्लेयर है पाकिस्तान टीम में, और उसके पास हर तरह की शॉट्स भी है, उसके पास टेक्निक भी है, उसके पास स्टाइल भी है, और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही यंग एज में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं। मगर थोड़ा सा अभी, क्योंकि बिल्कुल अर्ली स्टेज है उनके कैरियर की, उसमें सक्सेस भी आएंगी, फेलियर भी आएंगे, और उसमें जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है या टीम मैनेजमेंट है, उसको काफी ज्यादा इनके मामले में पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इन पेशेंस की वजह से काफी हम टैलेंटेड जो बैट्समैन है या प्लेयर्स हैं उनको जाया कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मामले में ये चीज नहीं होगी। दूसरी, जहां तक आपने बात की है कि
ओपनिंग स्लॉट डेफिनेट पाकिस्तान के पास जो असल प्रॉब्लम है वो मिडिल ऑर्डर में, और अभी तक मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम का ही शिकार है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। ओपनिंग में आपके पास बाबर भी है, उसके बाद रिजवान है, फिर 2 फखर जमान और साइम अयूब ये भी ओपनर्स हैं। तो अब क्योंकि इनकी जो जिस तरह फखर जमान ने अपने आप को नीचे एडजस्ट किया है, तो ये अर्ली स्टेज में अब साइम अयूब इनको भी नीचे 3 या नंबर 4 पर अपने आप को उस वक्त तक एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक ओपनिंग की स्लॉट फारिग नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि यही एक छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती है जिनको अगर प्लेयर अच्छे तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो जाए तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाता है, और काफी जो वर्ल्ड के क्लास प्लेयर्स हैं वो इस चीज को साबित कर चुके हैं। तो जिस तरह सहवाग थे वो 1 डाउन आते थे और जैसे तेंदुलकर की जगह फारिग हुई तो उन्होंने एक स्लॉट फारिग हुआ, उन्होंने ओपन करनी शुरू की और उसके बाद हमेशा के लिए वो इंडियन टीम की ओपनर में शामिल हो गए। तो यही चीज मेरा ख्याल है कि जो ये यंगस्टर्स हैं इनको भी सीखनी पड़ेगी और इनको माइंड सेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान टीम के साथ रहना पड़ेगा। शाहिद साहब यही बात देखिए, रऊफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया है कि जब तक ये सिचुएशन है, जब तक ओपनिंग स्लॉट खाली नहीं होती उनको एडजस्ट करना है और यहाँ खेलना है, और दुनिया में बड़े प्लेयर्स करते हैं। मेरे हिसाब से यही T20 क्रिकेट, ये बहस भरा बहस है कि मिडिल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारे ही ओपनर्स हैं। तो हारिस भी अगर आया, मोहम्मद हारिस भी ऊपर खेला है, मोहम्मद हारिस मिडिल ऑर्डर में भी खेला है। और साइम के बारे में एक जुमला कहना चाहूंगा कि साइम छोटा फखर है नहीं, लेकिन शायद एक प्रोसेस से आया है, अंडर 13, अंडर 16, और साइम की बात शायद भाई की जाए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, तो मसरूर की तारीफ उनके कोच की करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम किसी दिन मसरूर से कहेंगे कि साइम का जो सफर है उसके बारे में हमें या तो बताया या हमारे पास स्टूडियो में आए। बिल्कुल, तो बहुत जबरदस्त एडिशन है पाकिस्तान टीम के लिए। अगेन इट्स स्टिल अर्ली, बट आपको टैलेंट जो है वो अभी से दिखाई देता है। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आने से पहले रऊफ, मैट हेनरी की बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। उनकी हैट्रिक हो गई, चौथे कीवी बॉलर बन गए। बड़ा ही शानदार स्टार्ट रहा उनके लिए, अगर न्यूजीलैंड के लिए नहीं भी रहा तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त रहा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, काफी सीजनल बॉलर हैं, काफी अरसे से न्यूजीलैंड की टीम में शामिल है और काफी उन्होंने न्यूजीलैंड को कामयाबियां दिलाई है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ की कंडीशंस में उन्होंने बहुत जल्दी पहले ही मैच में एडजस्ट किया, और जो उन्होंने लाइन एंड लेंथ हासिल की है वो टिपिकल सूट करती है पाकिस्तान की जो स्टाइल की पिचेज है और इस वेदर में। और उसमें उन्होंने जो हैट्रिक की है उसको आप उनको एक रिमार्केबल अचीवमेंट कह सकते हैं हेनरी की, और मेरा ख्याल है कि आगे भी वो अपनी इस परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे। और ये जब भी कोई फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है एशियन कंडीशंस में, तो डेफिनेट उसके अंदर कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग स्किल्स होते हैं जिनकी वजह से वो परफॉर्म करता है। तो ये चीज इनके अंदर डेफिनेट एक मौजूद है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की बॉलिंग पर आएंगे, और पाकिस्तान ने कल वाकई बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है, इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और बात हो रही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पहले T20 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। एक बार फिर शोएब की तरफ बढ़ते हैं। शोएब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ही कमाल की रही, आउटस्टैंडिंग, क्या कहेंगे इस पे? क्या बात करें बॉलिंग की, तो शुरू से ले लें आप जमान खान से ले लें, और फिर आखिरी ओवर जो आपने दिया, मैं बॉलर्स के टेबल की बात कर रहा हूं, वहां पे आखिरी ओवर जो किया, इनिंग की बात नहीं कर रहा, वो इमाद ने किया। सब ने अपना इंपैक्ट डाला। अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ्तिखार विकेटलेस रहे, लेकिन ओवरऑल तकरीबन तमाम ही खिलाड़ियों ने अपना इंपैक्ट डाला। हारिस रऊफ की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तीखा बॉलर, एक फास्ट बॉलर, उसको ऐसे ही करना चाहिए जब आगे जो है वो एक ना तजर्बेकार टीम हो, फिर उसको इसी तरीके से जो है विकेटें उनकी उड़ानी चाहिए। उनकी बॉलिंग की तारीफ करना बनती है। जमान ने जिस तरह बॉल कराई, नया बच्चा है, अभी अपने शुरू के मैचेस खेल रहा है, उसने बताया कि उसमें दमखम है। इसी तरीके से शाहिन शाह अफरीदी, उनकी क्लास में तो किसी को कोई शक है ही नहीं, और ना होना चाहिए। जिस तरीके से हमेशा वो परफॉर्म करते हैं, अब भी उन्होंने आपको टॉप ऑर्डर में विकेट दी, तो इससे आपको जो है ना बूस्ट मिल गया। लेकिन एक सवाल जरूर सर में जो है वो एक सवाल जरूर ज़हन में आता है, और वो ये है कि क्या इमाद वसीम को 15वां ओवर देना बनता था? क्या इमाद वसीम को इफ्तिखार से पहले बॉलिंग नहीं बनती थी? जब आप इफ्तिखार को 2 ओवर दे रहे हैं तो वहां पे क्या इमाद के नहीं बनते थे? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इमाद जो है वो नए बॉल का बॉलर भी समझा जाता है। तो मुझे यहां पे थोड़ा सा लगता है, ठीक है हमारे फास्ट बॉलर शुरू में अच्छा कर रहे थे, आपने नहीं कहा, लेकिन जब आप स्पिनर्स को लेकर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां थोड़ी ज्यादती हो गई। कोई बात नहीं है, मैच का नतीजा अच्छा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान कप्तान है, इसको देखेंगे। फिलहाल इमाद को ओवर नीचे देना और उसमें भी उनके 2 आउट कर देना, अपनी क्लास उन्होंने दिखा दी, लेकिन शायद ये जस्टिफाई नहीं होता।
अच्छा रऊफ, बॉलिंग पे बात करते हुए पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इज देयर अ बिट ऑफ अ स्टैटिक बिटवीन इमाद वसीम एंड बाबर आजम? कोई दोनों के बीच में किसी किस्म की रिफ्ट तो नहीं है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी बड़ी इस पे बातें चल रही हैं। अभी शोएब ने भी ये बात की और हम सबको ये नजर आया कि 15वां ओवर मिलना इमाद को कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्या कहेंगे रऊफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आप टीम की कैप्टनसी कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। जब आप जो भी आपका बॉलर होता है, जो कैप्टन होता है, वो किसी भी बॉलर को किसी भी सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकता है। जहां तक बात है कंट्रोवर्सीज की, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज सोशल मीडिया और मीडिया पे भी फैली हैं और उनमें कोई हकीकत नहीं थी। जिस तरह आमिर के बारे में पहले कंट्रोवर्सी आई कि वो टीम का उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और बहुत ज्यादा हिट हुई थी ये बात, मगर उसके बाद जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है और पीसीबी की जानिब से उसकी तरदीद हुई है कि हमारे साथ कोई किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है उनके साथ। तो इस तरह की काफी चीजें आती है मगर उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है, उसके बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, उसमें भी एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है। तो उसके तहत जो प्लेयर्स हैं उनको उसमें रहना पड़ता है, अदरवाइज उनका पूरा कैरियर सफर करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये ज्यादातर सोशल मीडिया या मीडिया पर ही चलती हैं। इनका एक्चुअल लाइफ से इतना ज्यादा कोई ताल्लुक बनता नहीं है। और ये डेफिनेटली कैप्टन पे ही डिपेंड करता है कि अगर वो उसके पास बॉलिंग लाइन पूरी है तो वो उसकी मर्जी है कि कौन से बॉलर को उस स्ट्रेटजी के हिसाब से किस मौके पर वो यूटिलाइज। ठीक है, और फाइनली हारिस रऊफ की बात करना बहुत जरूरी है। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को आपने कैसा देखा? और इट वॉज टाइमली एज वेल, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसी वो उस रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। क्या कहेंगे? कंपटीशन बढ़ रहा है, अब नए फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। नसीम शाह कल का मैच नहीं खेले, एहसान उल्लाह कल का मैच नहीं खेले। पाकिस्तान को इन दोनों को भी आगे चांस देना पड़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो अच्छा प्लेयर वही होता है कि उसमें वो परफॉर्म करके दिखाए और वो दिखाए कि मेरी जगह बनती है इस टीम में। तो हारिस ने कल प्रूव किया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अब आगे भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनको भी चांस मिलेगा। और जब बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे कल 7 बॉलिंग ऑप्शन थे बाबर के पास, तो वो एक तरह से बोनस हो जाता है और उसमें शायद इमाद मिस हो गए। पिछले चीफ सेलेक्टर ने भी 1-2 दफा ये बात कही थी कि वो शुरू में तो बॉलिंग कराना चाहते हैं लेकिन मिडिल ओवर्स में या एंड ओवर्स में नहीं कराना चाहते, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन में भी थोड़ी सी रुकावट आई थी पहले। तो अब ये बात इमाद को भी प्रूव करनी पड़ेगी। फियर्स कॉम्पिटिटर है वो और जरूर इस बात को वो साबित करेगा। इस बात की वो जस्टिफिकेशन बनती नहीं है जो पिछले चीफ सेलेक्टर बात कर रहे थे, क्योंकि इमाद ने परफॉर्म तो किया है और अभी भी इतनी जबरदस्त फॉर्म में, का कुछ था प्रॉब्लम्स था प्रॉब्लम अभी भी इतनी जबरदस्त फॉर्म में मुझे लगता है कि सही से यूज करना इमाद को बनता है। ब्रेव प्लेयर आके अपने आप को परफॉर्म करता है, अपने आप को शो करता है कि मैं इस चैलेंज के लिए तैयार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रऊफ, फाइनल क्वेश्चन, आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और पाकिस्तान के ही चांसेस ज्यादा हैं। पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं, शाहिद साहब ये कहना ज्यादा है। 2 से 3 मैच लगेंगे न्यूजीलैंड की इस टीम को इन कंडीशंस में हम आहंग होने के लिए। तीसरे मैच से वो आपको बताएंगे कि उनमें कितना टैलेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ, हाशमी साहब हमारे साथ थे, शोएब ने भी बीच में हमें ज्वाइन किया। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।